नमस्कार, मैं डॉक्टर जयश्री वाडकर आप सबका इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास जो है आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इस प्रकार जो उसका काल विभाजन है। आदिकाल के ऊपर हमने चर्चा की है, भक्तिकाल के ऊपर भी हमने चर्चा की है। तो आज हम रीतिकाल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। रीतिकाल जो है, रीतिकाल के जो प्रवर्तक माने गए हैं, आचार्य केशवदास जो है रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। और रीतिकाल के जो प्रमुख कवि के रूप में दिखाई देते हैं वो बिहारी लाल जो है, बिहारी सत से इनका बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं बिहारी लाल जो है। और दूसरे जो प्रसिद्ध रीतिकाल के जो राष्ट्रीय कवि है, कविराज राष्ट्रीय कवि भूषण जो है, शिवराज भूषण इनकी प्रसिद्ध रचना मानी गई है कवि भूषण जो है। और घनानंद जो है ये भी रीतिकाल के एक प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। रीतिकाल का जो नामकरण है हिंदी साहित्य में, इसका जो कार्यकाल जो है रीतिकाल का संबंध जो है 1700 से 1900 तक इसका कार्यकाल समय जो है रीतिकाल का जाना जाता है। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा गया है। भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों के काल को हिंदी साहित्य में मध्यकाल कहा जाता है। रीतिकाल का अर्थ है पद्धति, रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद आदि काव्यांगों के विवेचन करते हुए इनके लक्षण बताते रचे गए काव्य की प्रधानता के कारण इस काल को रीतिकाल कहा गया है। रीतिकाल के नामकरण में आलोचक के बहुत सारे मत है। अलंकृत काल जो है, मिश्र बंधु इस रीतिकाल को अलंकृत काल कहते हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जो है रीतिकाल को कलाकाल कहते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है रीतिकाल को रीतिकाल कहते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है रीतिकाल को श्रृंगाल काल कहते हैं। रीतिकाल को रीतिकाल क्यों कहा है? भक्तिकाल की जो रचनाएं हैं वो स्वान सुखा के उद्देश्य से होती थी, परंतु बाद में कविता जो है राजदरबार की वस्तु बन गई। अपनी विद्वत्ता, कला कौशल से अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करना ही कवियों को एकमात्र उद्देश्य रह गया था। एक विशेष रीति पर लोग चल रहे थे। रीति का अर्थ, मार्ग या शैली, कविता में विषय वैविध्य एक कम था। कविता का अर्थ एक बंधी हुई एक लकीर पर चलना रह गया था। कवियों की समस्त जो शक्ति जो थी अलंकार, रस, ध्वनि, नायिका, भेद आदि के निरूपण में ही केंद्रित थी। और इस कवियों ने केवल कवि कर्म का पालन प्रमुख मार्ग बना लिया था, जिस पर चलने के कारण ही वह रीतिकाल कहा गया है। रीतिकाल के समय में अनेक कवि हुए हैं। आचार्य केशवदास जो है, चिंतामणि है, देव है, बिहारी है, मतीराम है, घनानंद है, पद्माकर है आदि जो है रीतिकाल के कवि है। इनमें से केशव, बिहारी और भूषण को इस युग के प्रतिनिधि कवि के रूप में माना जाता है। बिहारी के जो दोह की संभावनाओं को पूर्ण रूप से विकसित कर दिया है। आप जो रीतिकाल के जो है बिहारी एक इस काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रीतिकाल की अगर हम सामाजिक पृष्ठभूमि देखते हैं, जब देश में पौरुषहीन विलासिता और वैभव के प्रदर्शन की प्रवृत्ति व्याप्त हो, तब सामाजिक सुव्यवस्था कैसी रह सकती है? समाज में शासक और शासित के बीच खाई पड़ती जा रही थी। शासन तंत्र निरंकुश और शोषक बन गया था। प्रजा की दयनीय दशा की तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं था। शोषक शासकों का समूह बढ़ता जा रहा था और शोषित प्रजा हर प्रकार के अत्याचार को सहने के लिए विवश होती जा रही थी। ऐसे दशा में अपने भाग्य को दोष मानकर उसने संतुष्ट कर लिया था। रीतिकाल की हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर हम देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद देश की जो केंद्रीय सत्ता का प्रभाव
कम होने लगा। जगह जगह पर सामंत अपनी शक्ति को बढ़ाने लगे। सामंत बादशाहों की जीवन पद्धति का भी अनुकरण करने लगे। विभिन्न सामंतों के यहाँ हरम खाने खुलने लगे। हरम खाना में हुजरों स्त्रियों पुरुष के मनोरंजन के लिए रखे जाने लगी। कला और संगीत में घरानों का जो उदय भी इस काल में हुआ। वस्तुतः सामंत जीवन के हर पक्ष में बादशाह की नकल करने लगे। सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ उन जीवन दृष्टियों का भी विकेंद्रीकरण हुआ जिस जीवन दृष्टि को सामंतवाद ने अर्जित किया था। सामंतवादी जीवन मूल्यों ने प्रदर्शन और विलासिता को बढ़ाया। पूर्व मध्यकाल का काव्य लोकवादी रहा है क्योंकि भक्ति कवि प्राय सामान्य जन के बीच अपनी भक्ति भावना का प्रचार करते थे। उनमें लोकमंगल और रंजन की जो प्रवृत्ति प्रधान थी, किंतु रीतिकालीन कविता सामान्य जन से कट कर राज दरबार में एक बन गई थी, राज दरबार में आ गई थी। परिणाम था वह जन साहित्य न होकर गोष्ठी साहित्य हो गई। गोष्ठी साहित्य में जीवन का गतिशील रूप नहीं रहता बल्कि उसका स्थिर रूप ही प्रस्तुत होता है। साहित्य अपने परिवेश से प्रभावित होता है। रीतिकालीन कविता देशी या विदेशी राजाओं नवाबों दरबार में लिखी गई, इसीलिए उस पर तत्कालीन सामंती परिवेश का पूरा प्रभाव पड़ा। केवल कविता की ही बात नहीं है, अन्य ललित कलाएं भी उससे प्रेरित हुई है। रीतिकाल की कविता सामंत समाज के बीच पनपी थी। सामंती मनोवृत्ति और शास्त्रीयता का अद्भुत संयोग जो है रीतिकाल में देखने को मिलता है। चमत्कार, प्रदर्शन, श्रृंगार और सौंदर्य रीति काव्य की प्रमुख बिंदु है। सामंतों ने इन्हें प्रवृत्तियों को फलने फूलने में मदद की। रीतिकाल के मात्र श्रृंगारिक कविता ही नहीं रची जा रही थी, विविध प्रकार से भक्ति, वैराग्य, वीरता और प्रशस्ति के पद भी इसमें रचे जा रहे थे। रीतिकाल के अधिकांश कवि परंपरा पालन के लिए अपने विलासी और स्वार्थी आश्रयदाता की प्रशस्ति लिखा दिया करते थे। आचार्य केशवदास ने रतन बावनी, वीर सिंहदेव चरित्र और जहांगीर जस चंद्रिका में वीर प्रशस्ति की काव्य परंपरा का निर्वाह किया था। भूषण में वीर रस का जो ओजपूर्ण प्रवाह है वह लोकनायक छत्रपति शिवाजी के चारित्रिक गरिमा के कारण अद्वितीय है। मान के राजविलास लाल कवि के छत्रप्रकाश सूदन की सुजान चरित्र, पद्माकर की हिम्मत बहादुर वीरदावली, प्रताप वीरदावली, जोधराज की हम्मी रसों ने अपने अपने चरित्र नायक की वीरता की प्रशंसा जो है इस रीतिकाल में की है। रीतिकाल जो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल से नामकरण जो उन्होंने दिया है उसे 3 वर्गों में उन्होंने विभाजित किया है। किसे? रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त जो है इस 3 वर्गों में रीतिकाल को विभाजित किया। अब रीतिबद्ध किसे कहते हैं? रीतिबद्ध धारा उन कवियों की है जिन्होंने लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथों की रचना की। इन कवियों में कुछ वर्ग ऐसा भी था जिनका मुख्य उद्देश्य अपने काव्य शास्त्रीय ज्ञान का परिचय देना था। इन ग्रंथों में रस, छंद, अलंकार आदि काव्यांगों के लक्षण समावेश किए। रीतिबद्ध कवि काव्यांगों के परिपाटी का प्रत्यक्ष अनुसरण करते हैं। इन कवियों में जो प्रमुख कवि जो है आचार्य चिंतामणि है, मतीराम है, देव है, कुलपति मिश्र है, मंडन है, सुत्ती मिश्र है, भिखारी जो है ये रीतिबद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। अब दूसरे जो है वर्ग है रीति सिद्ध जो है। रीति सिद्ध में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे किंतु रीति को उन्हें भली भांति जानकारी थी। वे रीति में पारंगत थे। इन्होंने इस जानकारी को पूरा उपयोग अपने काव्य ग्रंथ में किया। इस वर्ग का जो प्रतिनिधि कवि जो है ये बिहारी जो है और सेनापति इसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रीति मुक्त जो है ये तीसरा वर्ग है रीतिकाल का। इस काव्य धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथ द्वारा निर्धारित काव्य रचने की परिपाटी का ख्याल नहीं रखा। स्वच्छंद होकर रचना की, उन्मुख चेतना की रचना की। इनका काव्य अलंकारिकता का खंडन करता है
तथा मार्मिकता पर ध्यान देता है। इस धारा के कवियों ने प्रयत्न करके कविता नहीं की, बल्कि कविता इनके हृदय से फूटी है। इन्हें स्वच्छंदवादी कवि भी कहा जाता है। इस वर्ग के जो प्रमुख कवि दिखाई देते हैं वे है घनानंद है, आलम है, बोधा है और ठाकुर है आदि। ये रीतिमुक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। रीतिकाल की अगर हम विशेषता देखते हैं तो पहली जो विशेषता है, लक्षण ग्रंथ का जो निर्माण है इस रीतिकाल में हुआ है। रीतिकाल के जो सर्वप्रमुख विशेषता है लक्षण ग्रंथ का निर्माण है। यहाँ काव्य विवेचना अधिक हुई है। कवियों ने संस्कृत के लक्षण ग्रंथकार जो है आचार्यों का अनुकरण करते हुए अपनी रचनाओं को लक्षण ग्रंथों के अथवा रीति ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया है। यद्यपि रीति निरूपण में इन कवियों को विशेष सफलता नहीं मिली, प्राय इन्होंने संस्कृत ग्रंथ में दिए गए नियमों और तत्वों का ही हिंदी पद्य में अनुवाद किया है। इनमें मौलिकता और स्पष्टता का एक अभाव जो है दिखाई देता है। दूसरी जो विशेषता है वो है अलंकारिकता। रीतिकाल की एक अन्य प्रधान प्रवृत्ति अलंकारिकता है। इसका कारण राजदरबार का विलासी वातावरण तथा जनसाधारण की रुचि थी। कवियों को अपनी कविता भड़कीले रंग में रंगनी पड़ती थी। बहुत सारे कवियों ने अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिए, लेकिन बहुत ने केवल उदाहरण ही लिखे, जबकि उनके मन में लक्षण विद्यमान थे। अलंकार का इतना अधिक प्रयोग हुआ है कि वह साधन न रहकर साध्य बन गए, जिसके काव्य का सौंदर्य बढ़ने की अपेक्षा कम ही हुआ है। कभी कभी केवल अलंकार ही अलंकार स्पष्ट होते हैं और कवि का अभिप्रेत अर्थ उसी चमत्कार में खो जाता है। यह दोष जो है रीतिकालीन काव्य में प्राय दिखाई पड़ता है कि केशव को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। रीतिकाल के जो है आचार्य केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। श्रृंगार चित्रण जो है, श्रृंगार चित्रण जो रीतिकाल की दूसरी बड़ी बहुत विशेषता है। श्रृंगार रस की प्रधानता जो है इस काल की कविता में नारी केवल पुरुष की रीति भाव का आलंबन बनकर रह गई। राधा कृष्ण के प्रेम के नाम पर नारी के अंग प्रत्यंग की शोभा, हाव भाव, विलास, चेष्टाएं आदि भी श्रृंगार का सुंदर और सफल चित्रण हुआ है। किंतु वियोग वर्णन में कवि कर्म खिलवाड़ बनकर रह गया है। श्रृंगार के आलंबन और उद्दीपन के बड़े ही सरस जो है इसमें एक श्रृंगारता का चित्रण इसमें दिखाई देता है। आचार्य प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति इस काल की रही है, रीतिकाल की मुख्य जो ये विशेषता है, इस काल के प्राय सभी कवि जो है, जो आचार्य पहले थे, जो है कवि बाद में है, पहले आचार्य है कवि बाद में है, उनकी कविता पांडित्य के भार में एक दबी हुई है। अगली जो विशेषता है वीर और भक्ति काव्य जो है इस काल की विशेषता है। रीतिकाल में अपनी पूर्ववृत्ति काव्य धारा वीर और भक्ति के भी दर्शन होते हैं। भूषण का वीर काव्य जो हिंदी साहित्य की एक अनमोल निधि माना गया है। अगली विशेषता है काव्य का जो रूप है। प्रबंध काव्य रचना जो है दरबारी वातावरण जो अनुकूल न होने के कारण इस युग में मुक्तक काव्य शैली की विशेष प्रचलन रहा है। मुक्तक काव्य का रचना द्वारा दरबारी कवि का कम से कम समय में अपना ज्ञान, कवित्व शक्ति और चमत्कार दिखाकर दूसरे से बाजी मार ले जाने की अधिक सुयोग था। अतएव कवित्व, सवैया और दोहा जैसे छंदों में बनकर मुक्तक काव्य रूप ही इस युग में विशेष लोकप्रिय हुआ है। ब्रज भाषा इसका रीतिकाल की विशेषता है। ब्रज भाषा इस साहित्य की भाषा रही है। ब्रज रीतिकाल की एक तो देशीय भाषा होने के कारण, दूसरे प्रकृति से मधुर होने तथा कोमल भावना और कल्पना को प्रकट करने की क्षमता जो होने के कारण रीतिकाल कवि ब्रज भाषा की ओर अधिक आकर्षित हुए। और इसकी अगली जो विशेषता है प्रकृति चित्रण जो है, रीतिकाल में प्रकृति चित्रण उद्दीपन रूप में हुआ है। स्वतंत्र और आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण बहुत कम रूप में हुआ है। यह स्वाभाविक ही था कि क्योंकि दरबारी कवि का जिसका आकर्षण केंद्र नारी था, ध्यान प्रकृति के स्वतंत्र रूप की और जा रही है, कैसे जा सकता है। और अगर नारी
केंद्र बिंदु रहा है, तो प्रकृति रूप में वो उनका ध्यान कैसे जा सकता है। इनके काव्य में प्रकृति का बिंबग्राही रूप नहीं मिलता। प्रकृति की उद्दीपन का रूप का चित्रण भी परंपरागत है, फिर भी सेनापति का जो प्रकृति का चित्रण जो है वो प्रशंसनीय रहा है। अगली विशेषता है काव्य का जो रूप है। रीतिकाल में मुक्त काव्य रूप को प्रधानता मिली है। राजाओं की काम क्रीड़ा और काम वासना को उत्तेजित करने का जो उनकी मानसिक थकान को दूर करने के लिए जिस कविता का आश्रय लिया गया वह मुक्तक ही रहे। अतः इस काल में कवित्व सवयव की प्रधानता रही है। कवित्व का प्रयोग वीर और श्रृंगार रसों के साथ सवयव श्रृंगार रस में हुआ है। बिहारी का दोहा छंद सीमित शब्दों में अधिक अर्थ व्यक्त करने की एक जो कला को विकसित किया है। काव्यांगों के लक्षण प्राय दोहे में ही लिखे जाते हैं, कभी कभी उदाहरण भी दोहे में दिए गए हैं। वैसे भी धैर्य तथा एक रसता के अभाव में प्रबंध काव्य का सृजन जो असंभव था, फिर भी कुछ अच्छे प्रबंध काव्य भी इस काल में लिखे गए हैं। कुछ जैसे गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित्र जो है, पद्माकर का हिम्मत बहादुरा विरुदावली है, लाल कवि की चित्रप्रकाश आदि जो है इस काव्य के प्रबंध काव्य के रूप में दिखाई देते हैं। अगले इस रीतिकाल का अगर हम सार देखते हैं, निष्कर्ष देखते हैं, तो इस काल में श्रृंगार की जो मदिरा ने रस की एक प्रधानता थी। श्रृंगार के आलंबन और उद्दीपन के बड़े सरस उदाहरण जो बनाए गए, ये लोग श्रृंगार की रसराज मानते थे। उनका जीवन विलासिता पूर्ण था। कवियों ने स्त्री सौंदर्य का बड़ा सूक्ष्म चित्रण किया है। रीतिकालीन साहित्य का वातावरण सौरभ्य था, उसमें विलासमय मादकता थी। राज दरबार की गुलगुली गिलमें और गलीचों के विलासमय जीवन को एक स्पष्ट छाप थी। उसमें प्रभात के खिले हुए पुष्पों की स्फूर्तिदायिनी सुगंध न थी, परंतु शीशी में बंद इत्र का मादक सौरभ था। इस साहित्य में सुलाने की शक्ति अधिक थी, जगाने की कम थी रीतिकाल में। तो इस प्रकार आज हमने रीतिकाल के एक संपूर्ण परिचय के ऊपर चर्चा की है। आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत